आइए अब आपको दिखाता हूं आपका पसंदीदा प्राइम एट 4 प्राइम टाइम न्यूज एलिमेंट्स की वक्त से पहले जहां मिल जाती हैं आपको तमाम झलकियां। सबसे पहले देखिए जरा क्या है खास। आज प्राइम एट 4 में आपको दिखाएंगे झीलों की रानी नैनीताल कैसे नाबालिग से दरिंदगी के बाद गुस्से में है। नैनीताल में क्यों है आक्रोश, ये पूरी स्टोरी आपके सामने रखूंगा। राफेल की दहाड़, मिराज की मार और सुखोई के पराक्रम से पाकिस्तान कैसे थर थर पत्ते की तरह कांप रहा है। दिखाएंगे आपको हिंद के वायुवीरों की उड़ान बदले को तैयार है कैसे हिंदुस्तान। इसके अलावा आपको दिखाएंगे पीएम मोदी ने एक तीर से 2 शिकार कैसे किए, और जब पीएम के साथ बैठे शशि थरूर को देखकर कुछ लोगों की नींद गायब हो गई। मोदी के 2 शिकार, ये भी आप जरूर देखिएगा। और इसके अलावा खुल गए कपाट, करो बाबा के दर्शन, बाबा केदारनाथ की जय। पूरी स्टोरी आगे। गंगा एक्सप्रेसवे में भारत ने अपना दम दिखाया। भारत के एयर शो से पाकिस्तान में जाहिर है दहशत है। भारतीय वायुसेना की ताकत से डरा हुआ है पाकिस्तान। राफेल समेत 7 फाइटर जेट्स ने दिखाया अपना दम। मिराज, जगुआर, सुखोई ने पराक्रम दिखाया। यूपी के गंगा एक्सप्रेसवे पर वायुसेना ने अपनी ताकत दिखाई। गंगा एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना ने अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों राफेल, सुखोई और जगुआर के साथ बड़ा अभ्यास किया। हालांकि आपको ये दूर आसमान में उड़ते हुए फाइटर जेट्स लगभग एक जैसे दिखाई देंगे, लेकिन यहां हमने आइडेंटिफिकेशन के लिए वो लोग जो एक्सपर्ट्स हैं, जानते हैं उसके सिग्नेचर, उसकी जो आकृति उभरती है आसमान में उससे ही वो समझ लेते हैं। और यहां पर देखिए किस तरीके से ये राफेल आपको उड़ान भरता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त राफेल आसमान पर है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में कई बार रेकी करके चला गया है और हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय है। ये तक उधर पाकिस्तान कह रहा है। इधर MiG-17 आपको दिखाई दिया। ये देखिए हमारे वो हेलीकॉप्टर्स जो उड़ते अगर इधर हैं तो उधर दुश्मनों के दिल डर से धड़कते हैं। रनवे पर असल में ये अभ्यास इसलिए किया जा रहा था कि भारत का एक्सप्रेस वेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या वो लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए इस्तेमाल हो सकता है, और क्या कंटिजेंसी में जब अगर मान लीजिए जो हमारे वो एयरपोर्ट्स हैं जिनका हम इस्तेमाल अक्सर करते हैं और ख़ासतौर से फाइटर जेट्स के लिए जो एलोकेटेड हैं, अगर मान लीजिए वहाँ किसी वजह से टेक ऑफ और लैंडिंग नहीं हो पा रही है, तो क्या हमारे एक्सप्रेस वेज इसके लिए उतने बढ़िया हैं जितने फाइटर जेट्स को टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए चाहिए। और ये साबित हुआ कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल सॉलिड है। मेरे पीछे आपको Mi-17 हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ नजर आएगा। भारतीय वायुसेना के बेड़े में ये हेलीकॉप्टर शुमार है। भारतीय वायुसेना के लिए बेहद मददगार ये हेलीकॉप्टर माना जाता है। Mi-17 1500 किलो तक बम, रॉकेट और गनपॉट्स को ले जा पाने में ये सक्षम होता है। रूस के मिलमास्को प्लांट में इसे डेवलप किया गया था। 1977 में कजन हेलीकॉप्टर प्लांट में बनकर तैयार हुआ और दुनिया के 60 देशों में 12,000 से ज्यादा Mi-17 हेलीकॉप्टर मौजूद हैं और भारतीय वायुसेना के बेड़े का भी हिस्सा है। आज जो वायुसेना युद्धाभ्यास कर रही है उसमें इसकी भी बड़ी भूमिका है। कैसे ये भारतीय वायुसेना के लिए हेल्पफुल होता है वो उसका प्रदर्शन आज यहाँ पर किया गया है। राफेल, जगुआर, मिराज, इन विमानों की गर्जना के बीच Mi-17 हेलीकॉप्टर का भी अपना वजूद है, अपना अस्तित्व है और अपनी खासियत है। और उन्हीं खासियत के चलते ये भारतीय वायुसेना के बेड़े में शुमार किया गया था। और पाकिस्तान को जवाब देने में, पाकिस्तान को संदेश देने में, उन दुश्मनों को जो भारत की तरफ आंख उठाकर देखते हैं, उनका प्रतिकार करने में इस हेलीकॉप्टर की भी भूमिका है। भारतीय वायुसेना की बड़ी भूमिका है और आज भारतीय वायुसेना ने अपने कर्तव्यों के जरिए ये दिखा भी दिया है और उनको समझा भी दिया है। कैमरा पर्सन संदीप सिंह के साथ मनीष यादव, टाइम्स नाउ भारत, शाहजहांपुर। यूपी में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। इसी को लेकर आज बड़ी कार्रवाई की गई। लखनऊ के डॉलीगंज रेलवे स्टेशन के पास बनी अवैध झोपड़ियों को गिराया गया। जानकारी के मुताबिक इन झोपड़पट्टियों में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी अवैध तरीके से रह रहे थे। लखनऊ नगर निगम की टीम ने एक्शन लेते हुए इन झोपड़ियों पर बुलडोजर चलाया। बीते दिनों अहमदाबाद के पास आपने एक बड़ी कार्रवाई देखी थी और अब देखिए यहां उत्तर प्रदेश से यह खबर। देश भर में लगातार अवैध झोपड़पट्टियों पे कार्रवाई की जा रही है। हम मौजूद हैं लखनऊ में। आप देख सकते हैं ये जो बुलडोजर चल रहा है, रेलवे की जो जमीन है उस पर जो अवैध कब्जेदार थे उन पे चल रहा है।
बताया जा रहा है कि जो यहाँ पर लोग रह रहे थे वो अवैध रूप से कई सालों से रह रहे थे, और इसमें आसामी और बांग्लादेशी की सैकड़ों बस्तियाँ शामिल हैं। जो आप देख सकते हैं चारों तरफ ये बस्तियाँ हैं, और जो प्रशासन, रेलवे प्रशासन द्वारा आज गिराई जा रही हैं, हटाया जा रहा है इनको। हालांकि कई बार इस तरह की कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद ये जो बस्ती है ये दोबारा बच जाती है और लोग फिर से रहने आ जाते हैं। वजह यह है कि जो प्रशासन है उसकी शिथिलता है इसमें, और लगातार कई बार एक ऑपरेशन चलाया जाता है अवैध बस्तियों को लेकर। हजारों झोपड़पट्टी और हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर रहते हैं, और इस बार फिर आज एक रेलवे द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड के नैनीताल से, जहां पर एक 12 साल की मासूम बच्ची के रेप के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। नैनीताल में आज लगातार तीसरे दिन प्रदर्शन हो रहे हैं। आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग को लेकर लोग सड़कों पर हैं। आरोपी एक गैर हिंदू है और इसी वजह से आज नमाज के दौरान हिंदू संगठन मस्जिद के पास पहुंच गए, जिसके बाद टकराव की नौबत आ गई, लेकिन पुलिस ने स्थिति संभाल ली। शहर भर में लोगों का धरना प्रदर्शन जारी है। नैनीताल के माल रोड पर एसएसबी तैनात है। इस धरने प्रदर्शन का असर वहां के पर्यटन पर भी पड़ रहा है और बताया जा रहा है कि होटलों की बुकिंग भी रद्द हो रही है। और यहाँ देखिए मस्जिद में जैसे ही नमाज खत्म हुई, हिंदू पक्ष यहाँ पर आ गया है और बैरिकेड तोड़ने की बात कर रहा है। और लगातार यहाँ पर जिस तरह की आमने सामने की जद्दोजहद चल रही है, पुलिस व्यवस्था आप देख सकते हैं, पुलिस चाक चौबंद है। यहाँ लगातार प्रयास किया जा रहा है, बैरिकेड तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, और लगातार हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला क्या है। आखिर देखिए, फांसी देने की बात की जा रही है। सीधे रूप से यहाँ पे बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, तस्वीरों में देखिए, हम इनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे। एक मिनट देखिए ये भारत के अंदर इन जिहादियों ने जिस प्रकार से हिंदुओं पे अत्याचार किए हैं, हमारी 12 साल की अबोध बच्ची जिस प्रकार का जो कृत्य किया है, जब तक उसको मृत्युदंड नहीं मिलेगा हम शांत नहीं बैठेंगे। आज बुलडोजर नहीं चला उस घर के ऊपर तो हम तोड़ेंगे जाकर। हम तोड़ने आए हैं, हम वृंदावन से आए हैं, पूरा संत जाग चुका है। वृंदावन तक से लोग वहां इस घटना को सुनने के बाद पहुंचे हैं। आप देख ही रहे हैं, 3 दिन से नैनीताल शहर जो उबल रहा है उसकी वजह और टाइमलाइन भी जरा जल्दी से देख लीजिए। 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। 73 साल का मुस्लिम आरोपी इस मामले में है और 200 रुपए का लालच देकर बच्ची के साथ बलात्कार का यह आरोप है। इसके बाद शहर का गुस्सा फूट पड़ा, सड़क पर उतर आया पूरा नैनीताल। गुरुवार को कुछ लोगों की दुकानें तोड़ी गईं। 2 दिन से शहर के बाजार बंद हैं। आज हिंदू संगठन सड़क पर फिर उतरे हैं। शहर में रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात है। प्रदर्शन का असर पर्यटन पर भी पड़ रहा है। होटलों की बुकिंग रद्द हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज केरल के तिरुवनंतपुरम में विजनजाम इंटरनेशनल डीप सी वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट का उद्घाटन किया। इसकी लागत करीब 8,900 करोड़ रुपए है, लेकिन इस दौरान उन्होंने मंच से एक साथ लेफ्ट और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा। इस कार्यक्रम में केरल के सीएम पिनराई विजयन और कांग्रेस नेता शशि थरूर मंच पर मौजूद थे और मोदी ने अपने चिरपरिचित अंदाज में दोनों पर ही कटाक्ष किया। लेफ्ट लगातार निजीकरण का विरोध कर रहा था तो पीएम मोदी ने उन्हें आईना दिखाया और साथ ही शशि थरूर के बहाने कांग्रेस और इंडी गठबंधन को भी लपेट लिया। पीएम मोदी ने कहा कि आज कई लोगों की नींदें उड़ जाएंगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा वो तो खैर आपके लिए उपलब्ध होगा ही, लेकिन यहां इन तस्वीरों पर जरा गौर कीजिए। ये तस्वीरें जो हैं ये बहुत अहम हैं। यहां आप देख रहे हैं जब मंच पर मोदी थे, उनके स्वागत के लिए शशि थरूर और कई बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं। सियासत में मुलाकातों के मायने होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक हाथ बढ़ा रहे हैं तो दोनों हाथों से उनका हाथ थामा जा रहा है शशि थरूर की तरफ से। और इन तस्वीरों में आपने ये गर्मजोशी बड़ी साफ दिखाई दे रही है और आपको भी समझ में आ रही होगी। और सियासत में इस तरह की मुलाकातों के बड़े मायने होते हैं। अब आपको सुनाते हैं पीएम मोदी ने कैसे वहां, जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि अपनी एक ही बात में 2 लोगों पर निशाने साधे। हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडी अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। जब हमारे पोर्ट मिनिस्टर
अपना भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा, अदानी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के पार्टनर एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का मंत्री बोल रहा है प्राइवेट सेक्टर के लिए कि हमारी सरकार का पार्टनर, ये बदलता हुआ भारत है। अब कांग्रेस को परेशानी क्यों होने वाली है? क्योंकि शशि थरूर लगातार पीएम मोदी की तारीफ करते रहे हैं। कुछ समय पहले शशि थरूर ने एक सार्वजनिक मंच से पीएम मोदी की तारीफ के पुल बांधे थे और आज जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी तरफ बढ़े हुए हाथ को दोनों हाथों से थामा, वो बहुत सारे लोगों के लिए नागवार होने वाला है। Wiping the egg off my face because I was the one person in the parliamentary debate who actually criticized the Indian position at the time back in February 22. A couple of years later, 3 years later, it does look like I'm the one with egg on my face because clearly the policy has meant that India has actually a prime minister who can hug both the president of Ukraine and the president of Moscow 2 weeks apart and be accepted in both places. And therefore, India is in a position where it can make a difference to a lasting peace if it was so required. और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, अगले 2 से 3 महीनों में जनगणना की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है और जनगणना के तौर तरीकों को लेकर सभी दलों से बातचीत हो सकती है, यानी सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जा सकती है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि सरकार ने जनगणना का राहुल गांधी वाला फॉर्मूला खारिज कर दिया है क्योंकि इससे SC/ST के आरक्षण को खतरा हो सकता है। पहली बार मुस्लिमों की जातियों की जनगणना भी की जाएगी। तो ये जनगणना जो है वो किस तरीके से होगी, जातीय जनगणना, और इसमें क्या है एम फैक्टर, वो जरा एक बार फिर से देखिए। सूत्रों के मुताबिक पहली बार मुस्लिमों की जातीय जनगणना होगी। जनगणना में धर्म के साथ जाति का कॉलम होगा। मुस्लिमों की जाति की भी होगी जनगणना। मुस्लिमों में भी कई जातियां हैं। मुस्लिम आरक्षण की मांग नहीं होगी स्वीकार। पहली बार डिजिटल तरीके से जनगणना होगी। आधार और बायोमेट्रिक का किया जाएगा इस्तेमाल। जनगणना के आंकड़े आने में 1 से 2 साल लगेंगे और जनगणना के बाद परिसीमन का काम, डिलिमिटेशन का काम शुरू होगा। कांग्रेस के सूत्रों से खबर आ रही है कि सरकार की जातीय जनगणना की घोषणा के बीच कांग्रेस पार्टी ने CWC की बैठक बुलाई है। सूत्रों की माने तो CWC के सदस्य जातीय जनगणना के लिए राहुल गांधी के प्रयासों की बैठक के दौरान सराहना करेंगे और बताएंगे कि इस तरह जातीय जनगणना कराना देश के लिए महत्वपूर्ण है। रंजीता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और आपको इस बारे में और ज्यादा जानकारी देंगी। मतलब एक बार फिर से वो जो आप पोस्टर्स में दिखा रही थी उस बात को रीएम्फेसाइज किया जाएगा कि ये जो हो रहा है वो कांग्रेस के चाहे हो रहा है। ये बात फिर से एक तरीके से इस बात को रिटरेट किया जाएगा। रंजीता आवाज आ रही है आपको? दिनेश, राहुल गांधी अभी कुछ देर पहले ही बिल्कुल दिनेश, राहुल गांधी अभी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं और तमाम वर्किंग कमेटी के सदस्य, चाहे वो CPP चेयरपर्सन सोनिया गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो है वो हो, या फिर वर्किंग कमेटी के तमाम वरिष्ठ नेता, सभी नेता यहां पहुंचे हुए हैं। कुछ देर में वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू होगी और सीधे तौर पर जो सूत्रों का दावा है कि आज इस बैठक में 2 मुद्दों पर जो है वो प्रस्ताव पास किया जाएगा। पहला तो जाति समीकरण, जो जातीय जनगणना की बात कही जा रही है। राहुल गांधी लगातार इस बात को लेकर न सिर्फ देश में अपने भाषणों के दौरान राहुल गांधी इस बात को दोहराते हुए नजर आए, चुनावी भाषणों में उन बातों पर वो रहे, या फिर विदेश का मंच हो, विदेशों में भी वो इस बात को कहते हुए नजर आए थे कि जातीय जनगणना किस तरह से देश के लिए महत्वपूर्ण है। और इस बात को फिर से आज बैठक में दोहराया जाएगा और वहां मौजूद लोग इस बारे में राहुल गांधी की जय जयकार। राजस्थान से जैसलमेर में पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान को आर्मी से जुड़ी जानकारियां दे रहा था। ISI को भेजे थे सेना के सीक्रेट फोटोज और वीडियो। इसका नाम है पठान खान और पाकिस्तान से उसने ट्रेनिंग भी ली थी। जैसलमेर में पकड़ा गया ये पाकिस्तानी जासूस पठान खान पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे कर रहा है। पठान खान ने बताया कि उसने पाकिस्तान में जासूसी की ट्रेनिंग ली थी और भारत लौटकर ISI को भारत सेना के मूवमेंट से जुड़ी सीक्रेट जानकारियां और तस्वीरें भेजा था। कई वीडियोस भी भेजे थे जिसके बदले पठान को मोटी रकम भी मिली थी। राजस्थान इंटेलिजेंस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। उसने राजस्थान के जैसलमेर के मोहनगढ़ से पठान खान नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और ये ISI के लिए जासूसी कर रहा था इस इलाके में। दरअसल
पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां और आईएसआई ये जानना चाहती है कि भारत के तमाम बॉर्डर्स पर इस समय क्या गतिविधि चल रही है। और ऐसे ही भारत पाकिस्तान बॉर्डर जो जैसलमेर से लगता हुआ है, वहां पर पठान खान कुछ वीडियो और कुछ फोटो आईएसआई को भेज रहा था अपने फोन के जरिए। ये जानकारी राजस्थान इंटेलिजेंस को लगी और उसे गिरफ्तार किया गया है। इस जगह पर, इन इलाकों में आर्मी का, बीएसएफ का बहुत मूवमेंट हो रहा है और तमाम जगहों पर वो चीजें लगाई जा रही हैं ताकि पाकिस्तान के ऊपर नजर रखी जा सके। ऐसे में पाकिस्तान की चिंता बढ़ गई है। आईएसआई ये चाहता है कि यहां से जुड़ी हुई जानकारी उसको मिल पाए और इसी में पठान खान उनकी मदद कर रहा था, लेकिन राजस्थान इंटेलिजेंस ने उसे धर दबोचा है और अब उसके जरिए ये जानने की कोशिश हो रही है कि कौन और लोग हैं इस इलाके में जो पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, यहाँ की सूचना उन तक पहुंचा रहे हैं। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट आज से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। कपाट खुलने के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। धामी ने कहा, आज हमने सबसे पहले पीएम मोदी के नाम की पूजा की है। आतंकवाद और अलगाववाद हमारे लिए बड़े मुद्दे हैं और ये भारत के सामने बड़ी चुनौतियां भी हैं। बाबा केदारनाथ देश के प्रधानमंत्री को शक्ति दें कि पहलगाम में हमला करने वाले दुश्मनों को उनकी भाषा में जवाब दिया जा सके। इतना ही नहीं, सीएम धामी बोले कि पहलगाम में आतंकी हमला करने वाले राक्षसों का अब अंत होकर रहेगा। आज बाबा केदार के कपाट खुल चुके हैं। आप सामने देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु जो है देश विदेश से पहुंचे हुए हैं। अभी कुछ देर पहले ही बाबा केदार के कपाट खुले हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा भीमा शंकर रावल जी, इनकी उपस्थिति में आज बाबा केदार के कपाट खोल दिए गए हैं। आप देख सकते हैं भव्य नज़ारा, 108 कुंटल फूलों से बाबा केदार के धाम को सजाया गया था। इसके अलावा अन्य जो है जो यहाँ पे गतिविधियां हैं वो की गई थी। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे जो है बाबा के जो भक्त हैं बहुत देश विदेश से पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा कह सकते हैं कि कल से ही लगातार जो है प्रशासनिक की यहाँ पे तैयारी की जा रही थी, जो यहाँ पे व्यवस्थाएं जुटाई जानी चाहिए थी उसको भी लेकर तैयारी की जाती है। कुछ यात्री हमारे साथ मौजूद जान लेते हैं। सर, आप लोग कहाँ से हैं? गाजियाबाद से। पहली बार आए हैं, दूसरी बार आए? दूसरी बार। कैसे लगा यहाँ तक? मजा आ रहा है जी पूरा। कपाट खुल गए हैं, 6 महीने का इंतजार रहता है कपाट खुलने का। जी इंतजार तो सबको ही रहता है जी, बस देखते हैं अब आगे। पैदल आए हुए हैं जी? पैदल आए हैं आप? पैदल आए। तो भक्त जो है पैदल यात्रा करके बाबा केदार के दरबार पहुंचे हैं। करीबन कह सकते हैं कि 6 महीने के जो भक्तों का इंतजार है वह रहता है कि कब आखिर बाबा केदार के कपाट खुले और वे यहाँ पर पहुंचे। राजधानी दिल्ली और आसपास तड़के मौसम ने गजब करवट ली। आंधी और तूफान के साथ तेज बारिश हुई और इस वजह से दिल्ली में तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। लेकिन चंद घंटों की बारिश से दिल्ली में त्राहिमाम एक बार फिर देखने को मिला। सवाल उठने लगे कि क्या यही दिल्ली राजधानी कहलाती है और क्या ये इस बार फिर मानसून झेल पानी की स्थिति में होगी? चुनावों से पहले हर पॉलिटिकल पार्टी दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का दावा करती है, लेकिन हकीकत कभी नहीं बदलती। आज तड़के दिल्ली में मौसम ने करवट ली और जोरदार बारिश हुई। लेकिन इस बारिश ने दिल्ली में व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। हालात ये हो गए कि कुछ देर की बारिश के बाद में राजधानी दिल्ली में हर तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। फिर वो दिल्ली का बाहरी इलाका हो या फिर वो लुटियंस जोन हो, सब जगह पर पानी ही पानी दिखाई दे रहा था और ट्रैफिक रेंग रहा था। राजधानी दिल्ली में कुछ घंटों की बारिश के बाद आज सुबह का नजारा देखिए किस तरह से है। इस वक्त दिल्ली के सड़कों पर पानी भर चुका है। गाड़ी जो है वो धीमी रफ्तार से चल रही है। आप देखिए सामने बस आती हुई नजर आ रही होगी। पानी जो है वो कई जगहों पर इसी तरह से भरा हुआ नजर आ रहा है सड़कों पर। ये आईटीओ की तस्वीर है। सुबह का वक्त है और ऐसे में अंधेरा छाया हुआ है। तापमान में गिरावट जरूर हुई है, लेकिन सड़कों का हाल देखिए। कई जगहों पर इसी तरह से जलभराव जो है वो दिल्ली में देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें नजफगढ़ इलाके की हैं। यहाँ का सोम बाजार इलाका पानी में डूब गया। हर तरफ घुटनों तक पानी भरा हुआ था। कुछ इसी तरह की तस्वीरें दिल्ली के द्वारका इलाके की थी, जहाँ पर तेज आंधी तूफान के बाद में कई पेड़ एक साथ में सड़कों पर गिर गए, जिसकी चपेट में कुछ बसेस भी आ गईं और एक भारी भरकम पेड़ तो एक घर पर गिर गया, जिससे द्वारका इलाके में 4 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में आंधी तूफान की क्या रफ्तार थी, वो दक्षिणी दिल्ली के शेख सराय इलाके की
तस्वीर बयां कर रही है। एक भारी भरकम पेड़ बारिश के बाद भरभरा कर गिर गया, जिसकी चपेट में कई घर और पार्किंग में खड़ी हुई गाड़ियां आ गईं। बारिश आई है तब ये हादसा हुआ है और करीबन 5 से 6 गाड़ियां जो है डैमेज हुई है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, अभी भी गाड़ियां जो है दबी हुई है। इतना बड़ा पेड़ दिख रहा है, आप देखो कहां कहां तक फैला हुआ है। अगर अपने कैमरे में भी दिखाओ सबको तो में शराब बंदी है, बैन है, तो तस्कर भी शराब की तस्करी के लिए अजीब व गरीब तरीके खोजते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक एम्बुलेंस से लाखों रुपए की शराब बरामद की गई और इसको छिपाने के लिए एम्बुलेंस में अलग से एक गुप्त जगह बनाई गई थी। बिहार के मुजफ्फरपुर में जब इस एम्बुलेंस को रोका गया तो उस समय बंगाल की सिलीगुड़ी से आ रही थी। पुलिस को शक था कि इसमें शराब की तस्करी हो रही है। पहले तो पुलिस को एम्बुलेंस से कुछ नहीं मिला, लेकिन जैसे ही पुलिस वालों ने एम्बुलेंस की छत को खंगालना शुरू किया तो तस्करी कर लाई गई शराब की 1-2 नहीं बल्कि पूरा जखीरा रखा हुआ था। पुलिस वालों ने जब एम्बुलेंस की छत में रखी शराब की बोतलों की पेटियां निकालनी शुरू की तो हैरान रह गए। छत को एक गुप्त तहखाने की तरह बनाया गया था और उसमें शराब की पेटियां। जब इन्हें गिना गया तो पता चला कि भारी मात्रा में ये मिली विदेशी शराब थी, जिसे बंगाल के बॉर्डर से लाया जा रहा था। एम्बुलेंस के छत पे हिडन बॉक्स बना के, गुप्ता खाना बना के भारी मात्रा में विदेशी शराब ग्रीन लेबल फॉर सेल इन वेस्ट बंगाल बरामद किया गया और अनीस को भी अरेस्ट किया गया। और इसमें मुख्य 2 किंगपिन जो कि सन्नी राय और मोहम्मद मजहर, इसकी तलाश हम लोग अभी कर रहे हैं। बिहार में शराब बैन है, इस वजह से तस्कर इस रास्ते को अपनाते हैं। कभी एम्बुलेंस तो कभी दूध के टैंकर में शराब भरकर लाई जाती है। फिलहाल पुलिस इस मामले में तस्कर गैंग के 2 मुख्य तस्करों की तलाश कर रहे हैं।